हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पीजीटी की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से जो है सो चल रही होगी। लास्ट जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में आपको हम बताए थे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत किन किन चीज़ों को आपको देखना है और कैसे देखना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्यकालीन भारत को आपको किस प्रकार से देखना है, किन किन चीज़ों पर जो है सो आपको फोकस करना है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत से संबंधित जो सिलेबस आपके पास है तो उस सिलेबस को आप देख सकते हैं। उस सिलेबस में बहुत सारी बातें जो है सो दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। उन चीज़ों पर जो है सो आप फोकस कीजिएगा तो निश्चित रूप से मध्यकालीन भारत से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप दे पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सिलेबस में कि 750 से लेकर के 1206 के पीरियड को जो है सो आपको पढ़ना है। तो 750 से लेकर के 1206 तक का जो पीरियड है तो उस पीरियड में हम लोग पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो है सो आपको देखना है। जो एस.के. पांडे की प्राचीन भारत जो पढ़ने के लिए हम सजेस्ट किए हैं, तो एस.के. पांडे की पुस्तक में 1206 माने 750 से लेकर के 1206 तक के पीरियड के बारे में आपको सही जानकारी जो है सो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत को जो है सो कंसल्ट करना होगा। 750 से 1206 के बीच के काल के अध्ययन के लिए केसी श्रीवास्तव की पुस्तक को जो है सो आप एक राउंड जरूर देखिएगा, है ना। 750 से 1206 के बीच में आपको क्या क्या देखना है, जहां से प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था, तो सिंध पर अरब आक्रमण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गजनवी का जो भारत पर आक्रमण हुआ, तो गजनवी के आक्रमण से जो है सो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गजनवी का जो 17 बार जो भारत पर आक्रमण हुआ, तो कुछ महत्वपूर्ण उसके आक्रमण है, तो वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर भारतीय सामंतवाद के जो है सो कंसेप्ट को आपको समझना है। भारतीय सामंतवाद की विशेषताओं को जो है सो आपको देख लेना है, जो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो भारतीय सामंतवाद की विशेषताओं से संबंधित जो है सो प्रश्न होगा, उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग पाते हैं कि 750 से 1206 के पीरियड में चोल साम्राज्य से जो है सो प्रश्न होगा, है ना। तो पूरे चोल काल को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। चोलों के प्रशासन को जो है सो आपको देख लेना है, खास करके जो ग्रामीण जो स्वायत्त शासित जो व्यवस्था थी चोलों की, तो वहाँ आप बढ़िया से फोकस कीजिएगा। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 750 से 1206 के बीच में जो मंदिर स्थापत्य का जो विकास हुआ, चाहे वो नागर शैली हो, बेसर शैली हो या द्रविड़ शैली हो, तो इन तीनों शैलियों को उसकी विशेषताओं के साथ जो है सो आपको ध्यान में रख लेना है। तीनों शैलियों से संबंधित प्रमुख मंदिरों को जो है सो आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। फिर अलबरूनी जो था, तो अलबरूनी जो भारत आया, तो अलबरूनी के विवरण को जो है सो आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। अलबरूनी के विवरण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर शंकराचार्य के दर्शन को और रामानुजाचार्य के दर्शन को आप बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ लीजिए। इसके कंसेप्ट को जो है सो आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए, है ना। राजपूतों के उदय को भी आपको देख लेना है और राजपूत प्रमुख वंशों को जो है सो आपको देख लेना है। जो भी प्रमुख राजपूत राजवंश इस काल में स्थापित हुए थे, तो उसको एक सरसरी निगाह में जो है सो आपको रख लेना है। किस राजपूत राज्य के राजाओं के द्वारा किस प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की गई, है ना। यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर हम लोग अगर 13वीं शताब्दी की बात करें, तो 13वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का जो है सो भारत पर आक्रमण हुआ था। तो गौरी के आक्रमण को, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके युद्धों को, मतलब तराइन के युद्धों को आपको बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ लेना चाहिए। गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए, तो गुलाम वंश को जो है सो आप बेहतर तरीके से पढ़ लें। फिर खिलजी वंश के जो शासक हुए, जो खिलजी क्रांति का जो कंसेप्ट है उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों को आपको बेहतर तरीके से जो है सो देख लेना है। फिर गुलाम वंश और खिलजी वंश के अंतर्गत जो स्थापत्य का जो विकास हुआ,
जो भी कंस्ट्रक्शंस बने तो उन कंस्ट्रक्शंस को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। यहाँ से भी प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगर हम लोग 14वीं शताब्दी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरे तुगलक वंश को पढ़ना है, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सो पढ़ना है, उसकी परियोजनाओं को जो है सो आपको देख लेना है, और इब्न बतूता को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। इब्न बतूता कौन था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, और भारत में उसकी गतिविधियां किस प्रकार से रहीं, वहां से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। और सिलेबस में भी जो है सो इसको इंडिकेट किया गया है, इसलिए इब्न बतूता महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वहां से भी प्रश्न हो सकता है ना। फिर 13वीं और 14वीं शताब्दी की संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की गई वो आपको देख लेना है। चाहे वो करघा हो, चाहे वो चरखा हो, चाहे वो जलघड़ी हो, है ना, इन सब चीजों को जो है सो आप बेहतर तरीके से देख लेंगे। अमीर खुसरो और वर्णी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप जो है सो प्राप्त कर लेंगे। सूफी और भक्ति आंदोलन के जो मूल कंसेप्ट है, तो सूफी और भक्ति आंदोलन की मूल अवधारणाओं को जो है सो आपको समझ लेना है। 14वीं शताब्दी में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सो टॉपिक है ना। अगर हम लोग 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात करें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध के कारणों को समझ लेना है। युद्ध से जुड़े हुए राजाओं को जो है सो आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन सा राजा विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच युद्ध में शामिल हुआ था और किसकी किस प्रकार की जो है सो उपलब्धियां रही थी, है ना। फिर बाबर को पढ़ लेना है, हुमायूं को पढ़ लेना है और शेर शाह को पढ़ लेना है। और शेर शाह में भी उसके प्रशासन को जो है सो बेहतर तरीके से आप देख लेंगे। शेर शाह के प्रशासन से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था, तो स्थापत्य कला और उससे जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं उसको आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। भक्ति और सूफी आंदोलन को आपको बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ लेना है, खास करके कबीरदास के बारे में, और फिर हम लोग गुरु नानक के बारे में, है ना। तो कबीरदास और गुरु नानक और उनकी शिक्षाओं को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। फिर सिलेबस में हम लोग पाते हैं क्या कि अकबर पर एक फुल टॉपिक जो है सो दिया हुआ है, मतलब पूरे अकबर को, जो मुगल काल में पूरे अकबर को बेहतर तरीके से जो है सो आपको पढ़ लेना है। अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति पर एक कंसेप्ट जो है उसको आपको समझ लेना है। उससे जुड़े हुए छोटे छोटे जो तथ्य हैं उन तथ्यों को जो है सो आपको समझ लेना है। जागीरदारी व्यवस्था को समझ लेना है, मनसबदारी व्यवस्था को समझ लेना है, दोनों के बीच के अंतर को जो है सो आपको समझ लेना है। और लगे हाथ अबुल फजल को जो है सो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि सिलेबस में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि अबुल फजल को आपको पढ़ना है। तो अबुल फजल को संपूर्ण रूप से जो है सो आप पढ़ जाएं, वहां से प्रश्न जो है सो पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर अगर हम लोग 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में हम लोग पाते हैं क्या कि औरंगजेब को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। औरंगजेब के काल में जो प्रमुख विद्रोह हुआ था, तो कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, किस विद्रोह की किस प्रकार की विशेषताएं थी, उसको आपको बेहतर तरीके से देखना है। और मराठा साम्राज्य को शिवाजी के साथ जो है सो बेहतर तरीके से समझ लेना है। मराठा प्रशासन को जो है सो आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है ना। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी की संस्कृति की बात आती है, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी की संस्कृति में सबसे पहले तो आप अर्थव्यवस्था और समाज को जो है सो देख लीजिए। जो 16वीं 17वीं शताब्दी की जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे हुंडी का कंसेप्ट क्या था, बीमा का कंसेप्ट क्या था, किस प्रकार का व्यापार होता था, व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी मुगल काल में, किस प्रकार के माल का जो है सो आयात होता था, किस प्रकार के माल का निर्यात होता था, कहाँ से होता था, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। फिर हम लोग पाते हैं कि मुगल काल की जो संस्कृति है, तो मुगल काल की संस्कृति बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो मुगलों की चित्रकला हो, संगीत कला हो, स्थापत्य कला हो, वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हो। दारा सिकोह से जो है सो संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरे दारा सिकोह को जो है सो आपको बेहतर
तरीके से देखना है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत महाराष्ट्र धर्म को जो है सो आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। महाराष्ट्र धर्म से संबंधित जो भी प्रमुख संत थे उन संतों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में जो है सो आपको पढ़ लेना है। गुरु गोविंद सिंह को जो है सो आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। फिर जो है मुगल साम्राज्य के पतन की अगर हम लोग बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय हुआ, खास करके हैदराबाद, अवध और बंगाल, तो हैदराबाद, अवध और बंगाल को आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, किस शासक की प्रमुख उपलब्धियां रहीं, इसको आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। पेशवाओं के काल को जो है सो आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। मतलब शिवाजी के पश्चात जो पेशवाओं का काल आता है तो उसको आपको बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ लेना है ना। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तक, मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध तक जो है सो आपको बेहतर तरीके से अपने कंसेप्ट को जो है सो बना लेना है ना। तो मध्यकालीन भारत में इतना कुछ जो है सो आपको देख लेना है, आपको करना कुछ नहीं है। एस के पांडे की किताब को बेहतर तरीके से आप पढ़िए। 750 से लेकर 1206 तक का जो पीरियड है, तो 750 से 1206 तक के पीरियड के लिए आप केसी श्रीवास्तव की किताब को जो है सो कंसल्ट कर सकते हैं। ये बेहतर इंफॉर्मेशन जो है सो आपको देगा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है सो आपको देगा। ज़्यादा किताब में जो है सो आपको भटकना नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में जो है सो आपको भटकना नहीं है। अपना कंसेप्ट जो है सो किताब के माध्यम से क्लियर कीजिए। टेक्स्ट बुक को जो है सो पूर्व में पढ़िए। और जो क्वेश्चन बैंक यूथ पब्लिकेशंस का आपको हम बताए हैं, तो यूथ पब्लिकेशंस के टेक्स्ट बुक को जो है, क्वेश्चन बैंक को जो है आप बेहतर तरीके से जो है सो बनाइए, है ना। फेसबुक वगैरह पर कम समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पढ़ाई पर दीजिए। निश्चित रूप से जो है सो आपको सफलता मिलेगी, है ना। मतलब कि आपको अगर सफल होना है तो आप में एक अलग प्रकार का पागलपन होना चाहिए, आप में एक अलग प्रकार का जुनून होना चाहिए। ठीक वैसा ही जैसा कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ मिलने के लिए प्रदर्शित करता है। मतलब एक अलग प्रकार का पागलपन, एक अलग प्रकार का जुनून कि हमको सफल होना है, हर कीमत पर जो है सो होना है। अपना रात दिन, अपना खून का एक एक कतरा आपको जो है सो पढ़ाई में निछावर कर देना है। निश्चित रूप से जो है सो आपको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर रखिए। उसका यथासंभव हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत को लेकर के आएंगे और आपको हम बताएंगे कि पीजीटी के लिए आधुनिक भारत में क्या क्या चीज पर हम लोगों को मुख्य रूप से जो है सो फोकस करना है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।